हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ कंप्यूटर साइंस के पेपर की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2025 का पेपर, जो कि जनवरी 2026 में हुआ था, और ये पेपर 2 है कंप्यूटर साइंस का। तो चाहे आप नेट या जेआरएफ दोनों एम कर रहे हैं या फिर आप बस ये क्लियर करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब मैंने भी प्रिपरेशन करी थी, लास्ट में जितना आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को, आपको एक पैटर्न समझ आएगा और उसी पैटर्न से आप कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर पाएंगे। तो मेरी इन वीडियोस में मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं बता रही, इससे पहले भी हमने 4 वीडियोस करी हैं। हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट्स को भी मैं समराइज कर रही हूँ, ताकि आपकी रिवीजन हो पाए। ओके, तो ये रिवीजन वीडियोस की तरह भी अगर आप लास्ट में देख के जाते हैं, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके ओके, तो हमारा ये हमने अभी तक 13 क्वेश्चंस कवर करे हैं पिछली 4 वीडियोस में। ये 14th क्वेश्चन है अगेन, जो दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स दैट मैप्स अ 3D विंडो स्पेसिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स दिस टू अ व्यू पोर्ट इज। तो व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, विंडो के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक ऐसी नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स जो कि 3D विंडो को इस व्यू पोर्ट पे मैप करे, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो पॉज करके वीडियो 1 सेकेंड सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप फिगर आउट कर पा रहे हैं ये कौन सा सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमें करना क्या है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम क्रिएट करा है। हमारे पास एक विंडो है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। विंडो के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एक्स, डब्ल्यू, मिन और मैक्स से डोनेट करे हैं। तो मिन वैल्यूज है 1,1,1, यानी ये जो वैल्यूज यहाँ पे एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज विंडो की हैं, और मैक्सिमम वैल्यूज है 4, 5, 6। इसी तरीके से हमें एक व्यू पोर्ट गिवन है, मतलब हमें इस विंडो को व्यू पोर्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, और व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स मैंने x सबस्क्रिप्ट v, y सबस्क्रिप्ट v और z सबस्क्रिप्ट v के साथ डिनोट करे हैं मिन और मैक्स कोऑर्डिनेट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही अपने दिमाग में एक इमेज बैठानी है कि ये विंडो को आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि ये इस व्यू पोर्ट में मैप हो सके। तो इसके लिए अगर आप देख सकते हैं तो आपको स्केलिंग भी करनी होगी, यानी शेप में थोड़े से चेंजेस होंगे, स्ट्रेच और कंप्रेस हो सकती है विंडो, और ट्रांसलेशन भी होगी, यानी मूवमेंट भी होगा इसकी करंट लोकेशन से, इसके कोऑर्डिनेट से। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है स्केलिंग फैक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं हमें, कि कितना हमें स्केल करना है हर डायरेक्शन में। तो पहला स्केलिंग फैक्टर एक्स डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे, फिर वाई डायरेक्शन का स्केलिंग फैक्टर और जेड डायरेक्शन का स्केलिंग फैक्टर। तो एक्स डायरेक्शन का जो स्केलिंग फैक्टर है एस एक्स, इसे मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको शो करा है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलाज को याद करें और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप रिवाइज बाद में कर सके। तो व्यू पोर्ट के लिए हम व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उन्हें डिवाइड कर रहे हैं विंडो के कोऑर्डिनेट से। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पे उन्हें हमने सबट्रैक्ट किया है, और उसके बाद हमने डिवाइड किया है एक्स विंडो के एक्स मैक्स और एक्स मिन से। सिमिलरली स्केलिंग फैक्टर वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने जो व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं वाई कोऑर्डिनेट्स मैक्स माइनस मिन करा है, और फिर उसे विंडो के कोऑर्डिनेट से डिवाइड करा है, और सेम यहाँ पे जेड डायरेक्शन के लिए स्केलिंग फैक्टर कैलकुलेट करा है। अब देखिए आपके पास क्या पॉइंट्स गिवन थे, एक्स बी एक्स, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, एक्स वी, वाई वी मिन और मैक्स, जेड वी मिन और मैक्स। इसी तरीके से आपको
W यानी विंडो के कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट करी है सारी वैल्यूज। देखिए आपको क्या करना था, व्यू पोर्ट का मैक्सिमम है 8, जो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही है। व्यू पोर्ट का मिनिमम था 2, जो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। फिर विंडो का मैक्सिमम है 4 और विंडो का मिनिमम है 1। ठीक है, ये आपको पिछली स्लाइड में आप जाते हैं तो वहां पे दिख जाएंगे 1,1,1 और 4, 5, 6 थी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक रेशियो आ जाएगा जिसकी स्केलिंग फैक्टर आ गया 2। इसी तरीके से यहाँ पे व्यू पोर्ट का y मैक्स है 10 और व्यू पोर्ट का y मिन है 4। तो यहाँ पे ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ओके, तो इसी तरीके से हमने स्केलिंग फैक्टर y डायरेक्शन में कैलकुलेट करा है और सिमिलरली z डायरेक्शन में जो व्यू पोर्ट का z मैक्स था उसमें से सबट्रैक्ट करा है z मिन व्यू पोर्ट का और डिवाइड करा है किसके सबट्रैक्शन से, विंडो के z मैक्स माइनस z मिन। तो आपके पास यहाँ पे 3 स्केलिंग फैक्टर्स आ गए। अब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि स्केलिंग भी करनी है हमें और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी करनी है। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया है, स्केलिंग, यानी स्केलिंग फैक्टर कैलकुलेट करे हैं। अब इसी तरीके से हमें ट्रांसलेशन के टर्म्स कैलकुलेट करने हैं और उनका फॉर्मूला भी आपको ये याद होना चाहिए। तो इनका फॉर्मूला यहाँ पे इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज के साथ। y और x, y और z तीनों के ही व्यू पोर्ट और विंडो के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में से लेने हैं और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखिए ट्रांसलेशन टर्म्स आप पहले क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ट्रांसलेशन टर्म्स में स्केलिंग फैक्टर्स यूज हो रहे हैं जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करे हैं। x का स्केलिंग फैक्टर आया था 2, y का स्केलिंग फैक्टर आया था 3/2 और z डायरेक्शन में स्केलिंग फैक्टर आया था 6/5। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे व्यू पोर्ट और विंडो के और जो स्केलिंग फैक्टर्स हमने कैलकुलेट करे हैं वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसलेशन टर्म्स x, y और z डायरेक्शन में फाइंड आउट करे हैं। अब जब आपने ये काम कर लिया है, देखिए यहाँ पे पूरा खेल आपको इक्वेशन रिमेम्बर करने का है। कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं देते क्वेश्चन में ताकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो हर क्वेश्चन में। ओके, तो आपको बस ये 3 चीजें याद रखनी है। स्केलिंग फैक्टर की इक्वेशन कैलकुलेट कैसे होगा, ट्रांसलेशन टर्म की इक्वेशन और फिर ये जो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो स्केलिंग फैक्टर्स हैं वो डायगोनल टर्म्स में आ जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बन जाएंगे और जो ट्रांसलेशन है वो लास्ट वर्टिकल कॉलम बनेगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 रखा जाता है। तो यहाँ पे अगेन जो आपने ट्रांसलेशन टर्म्स और स्केलिंग फैक्टर्स कैलकुलेट करे हैं उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए और देखिए कि ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो आपकी बन रही है ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो ये जब आप चेक करेंगे ऑप्शन 1 है, तो यही सही आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप आपने पता लगा लिया होगा कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्वेश्चन था। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन 15 पे बढ़ते हैं। Question 15, which of the following languages cannot be accepted by pushdown automata, which is PDA? देखिए हमने पिछली वीडियोस में भी pushdown automata, context free languages, रेगुलर लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी टीओसी के बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आई थिंक 3rd क्वेश्चन है सेम पेपर में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टीओसी की वेटेज ज्यादा एक्सपेक्ट आपको करनी है पेपर में और इसको सब्जेक्ट को मिस नहीं करना। ओके, और अगर आपको जरा सा भी ये डिफिकल्ट लगता है तो आप ये पैटर्न समझ लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप क्वेश्चंस में से ही समरी फॉर्म में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ कॉन्सेप्ट्स वही अगर पढ़ लेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को करेक्ट मार्क करने के। ओके, अब हमें बतानी है कि इन सारी लैंग्वेजेस में से कौन सी लैंग्वेज पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट तो मेन पता होने चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है या किस टाइप की लैंग्वेजेस होती है और पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। तो बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को ही एक्सेप्ट करता है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन ये बन गया कि आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, क्योंकि हमें ये बताना है कि पुश डाउन ऑटोमेटा इनमें से कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और पुश डाउन ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करता है, CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी इन पांचों ऑप्शंस में से, वो पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके ओके तो लैंग्वेज क्या होती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन के टाइम पे रिवाइज कराया था। लैंग्वेज एक कलेक्शन या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, यूनिक स्ट्रिंग्स, जो कि कोई फॉर्मेट पर्टिकुलर फॉलो करते हैं। जैसे ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, इस सेकेंड लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग्स आएंगे उसमें A और B का काउंट इक्वल होगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये जो सेकेंड लैंग्वेज आपको दे रखी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके की लैंग्वेज होती है और एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर फॉलो करती है ये लैंग्वेज, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक। तो आपको ये याद रखना है कि 4 मेन तरीके की लैंग्वेज TOC में होती है। सिंपलेस्ट होती है रेगुलर लैंग्वेज, जो कि एक सबसेट है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। उसके बाद आती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, उसके बाद आती है रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट से लेके राइट बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी। तो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल सबसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस होती है और रेगुलर लैंग्वेज इजीएस्ट लैंग्वेज होती है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि लैंग्वेज, ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कैसे रिलेटेड है और ये होती क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, रेगुलर लैंग्वेज इजीएस्ट होती है क्योंकि इनमें कोई मेमोरी हमें एडिशनल नहीं चाहिए होती चेक करने के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी इस रेगुलर लैंग्वेज का पार्ट होगा या नहीं, या फिर रेगुलर लैंग्वेजेस को चेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो फाइनाइट ऑटोमेटा डायग्राम हम बनाते हैं, FA जिसे आप कहते हो, ये जो मशीन होती है ये डायग्राम की हेल्प से ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देती है। इसमें कोई पास्ट के कैरेक्टर्स कौन से आए हैं याद रखने की क्षमता नहीं होती। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर मशीन फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ करंट इनपुट देख पाती है और काउंट प्रॉपरली नहीं कर पाती, क्योंकि काउंटिंग के लिए आपको पीछे की चीज याद होना जरूरी है ना। अगर आपको आपके सामने 3 चॉकलेट्स हैं तो आप तभी काउंट कर पाओगे जब आपने पहली चॉकलेट के बाद देखा कि एक और चॉकलेट आ रही है, यानी आपको याद है कि पीछे भी एक चॉकलेट देख चुके हो आप। तो यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं होती फाइनाइट ऑटोमेटा में, और इसीलिए रेगुलर लैंग्वेजेस सिर्फ करंट इनपुट पे फोकस करती हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है रेगुलर लैंग्वेजेस के, A*, यानी कितने भी नंबर ऑफ A आ जाए वो एक रेगुलर लैंग्वेज है। ऐसे ही एक ऐसी लैंग्वेज जो AB से एंड हो रही है। बेसिकली रेगुलर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती है जो एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रही है, उसमें किसी भी तरीके की काउंटिंग इन्वॉल्व नहीं है। अब जैसे जो ये लैंग्वेज है सेकंड एग्जांपल, इसमें लास्ट में एक पैटर्न है A और B, इससे पहले कितने भी और कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसी तरीके से इवन नंबर ऑफ एज को याद रखने के लिए हमें किसी मेमोरी की जरूरत नहीं है। हम एक डायग्राम बना सकते हैं जिसमें डबल A के स्टेट्स हो, और जब भी एक ऑड नंबर ऑफ A आए वापस से इनिशियल स्टेट पे चला जाए आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। तो स्टेट्स या फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा डेप्थ में है टॉपिक, और डिटेल्स इसकी मैं उस क्वेश्चन में कराऊंगी जब हमें क्वेश्चन करते टाइम, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए आपको ये समझना है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन के पार्ट्स में गिवन है। तो हमने रेगुलर लैंग्वेज समझा, दूसरी हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज समझनी है, क्योंकि ये वो लैंग्वेजेस है जो पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो मेमोरी या एक स्टैक यूज करती हैं, और इसकी जो मशीन होती है वो पुश डाउन ऑटोमेटा होती है, यानी PDA कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है। तो इसका क्या बेसिक वर्किंग है, क्या इंट्यूशन है कि हम स्टैक को यूज करके कैरेक्टर्स को पुश एंड पॉप कर सकते हैं, और पुश पॉप की हेल्प से हम
मैच कर सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी हम दो इक्वल चीजें मैक्सिमम काउंट कर सकते हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स या स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा उन सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है जिसमें सपोज रिवर्स स्ट्रिंग मैचिंग है, यानी कि एक आपका कोई एक स्ट्रिंग आया, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आया, और फिर रिवर्स ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग आया, तो पुश डाउन ऑटोमेटा यहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। इसी तरीके से a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n, यानी इक्वल नंबर ऑफ a's एंड b's, यहाँ पे स्टैक की मदद से आप काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले जितने भी a आ रहे हैं आप उन्हें पुश करिए स्टैक में, और जैसे ही b आना शुरू हुए आप a को पॉप आउट करते जाइए। अगर b का नंबर a के नंबर से बराबर था तो लास्ट में आपका एम्प्टी स्टैक बचेगा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली आप इसे इस तरीके से समझिए कि रेगुलर लैंग्वेज वाला जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसके साथ हमने स्टैक की प्रोविजन और दे दिया है, यानी मेमोरी ऐड कर दी है। तो कैरेक्टर्स को आप स्टैक में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने सारे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n, c रेज टू पावर n, यानी हमें ट्रैक रखना है ये तीनों सिंबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आने चाहिए। अब मैंने आपको अभी बताया कि पुश डाउन ऑटोमेटा एक ही स्टैक यूज करता है और मैक्सिमम 2 इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर पाएगा, यानी 2 कैरेक्टर्स के लिए वो चेक कर सकता है कि वेदर उनका काउंट इक्वल है या नहीं एक सिंगल स्टैक को यूज करके। लेकिन यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर्स के लिए चेक करना है, तो ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है और इसे पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हमें वही सारे ऑप्शंस बताने हैं जो पीडीए एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसमें हमारी लैंग्वेज जो आ रही है वो है ए रेज टू पावर पी, P बीइंग अ प्राइम नंबर। अब देखिए P प्राइम नंबर का मतलब है कि आपको मैथमेटिकल चेकिंग करनी है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको पता है प्राइम नंबर होता क्या है, या वो भी मैं एक्सप्लेन करूं कमेंट्स में। ओके, तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, उसके कितने फैक्टर्स हैं। अगर इस नंबर के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर है। तो मैथमेटिकल चेकिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन तो रेगुलर लैंग्वेजेस भी नहीं कर पाती, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा तक रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए ये चेकिंग नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज ही नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री तो होगी ही नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि रेगुलर लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, है ना। तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो रेगुलर नहीं है वो डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट फ्री तो होंगी ही नहीं, तो यानी ये लैंग्वेज भी पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन सी, जिसमें आपको स्ट्रिंग दे रखा है W, फिर एक कैरेक्टर है C और फिर रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग W। तो ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी बताया कि रिवर्सल यानी स्ट्रिंग को मैच करना उसके रिवर्स से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ये बहुत आसानी से एक सिंगल स्टैक के थ्रू किया जा सकता है। सबसे पहले आप W के सारे कैरेक्टर्स पुश करेंगे स्टैक में, फिर जैसे ही ये कॉमन सेंट्रल कैरेक्टर आता है आप स्टॉप करेंगे, और उसके बाद आप फिर देखेंगे कि रिवर्स कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं। जो भी रिवर्स स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं उनको आप एक एक करके कंपेयर करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक के साथ, और स्टैक के एलिमेंट को पॉप करते जाएंगे। तो ये लैंग्वेज पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। तो ये सी ऑप्शन सारे ऑप्शंस में से नहीं होना चाहिए, जो कि आंसर का पार्ट है, यानी सही जो आंसर होगा उसमें ऑप्शन सी नहीं आएगा। तो मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ कि कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में ऑप्शन सी आ रहा है, लास्ट ऑप्शन में भी ऑप्शन सी आ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं है सही आंसर, दूसरा ऑप्शन भी सही आंसर नहीं है। हमने देखा कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है अभी तक, तो यहाँ पे ए एंड बी ऑप्शन 3 सही आंसर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वापस आते हैं अपनी लैंग्वेजेस पे।
ABC हमने चेक कर लिया है, D और E हमें चेक करना है। ऑप्शन डी जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी आ रहा है लेकिन किसी भी ऑर्डर में। अगेन ये एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है जो कि पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। और लास्ट है जो लैंग्वेज जिसमें जितने ए आ रहे हैं प्लस जितने बी आ रहे हैं उतने ही सी आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैक में ए और बी, जब तक ए आ रहे हैं उन्हें पुश करेंगे स्टैक में, फिर जब बी आ रहे हैं उनको भी पुश करेंगे स्टैक में, और जैसे ही सी आना शुरू होते हैं एक एक करके स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। तो पुश डाउन ऑटोमेटा ये लैंग्वेज भी बहुत आसानी से स्टैक की मदद से आइडेंटिफाई कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। तो आपके सही ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एंड बी, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था बिना लास्ट के दो ऑप्शंस डिस्कस किए। तो आपको भी आंसर एलिमिनेशन की टेक्निक आनी चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो एग्जाम में। ओके, ऑलराइट। तो एग्जाम के लिए कुछ ट्रिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। कौन सी लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री होंगी, जहां पे हम स्ट्रिंग और उसका रिवर्स है मैच कर रहे हैं या नहीं। फिर हम काउंट कर रहे हैं दो सिंबल्स की इक्वालिटी, यानी वो दोनों इक्वल नंबर में आ रहे हैं या नहीं, या फिर हम सम को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन वो लैंग्वेजेस जिसमें किसी भी तरीके की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज चेक हो रही हैं, प्राइम, नॉन प्राइम, या फिर हम दो से ज्यादा अल्फाबेट्स के काउंट को इक्वालिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा पीडीए एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो एप्लेट लाइफ साइकिल होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एप्लेट क्या होता है और फिर ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो मैं वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताइए कि कमेंट्स में क्या एप्लेट किसी लैंग्वेज का पार्ट होता है, कौन सी लैंग्वेज का पार्ट है, और एप्लेट क्या होता है आपको पता है क्या। ओके, तो चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, स्टार्ट, पेंट, इनिट और स्टॉप, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनका सही सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, एप्लेट एक जावा रिलेटेड टर्म है, एक जावा का प्रोग्राम होता है जिसे हम HTML कोड में एम्बेड करते हैं ताकि उस कोड को फिर ब्राउजर में हम रन कर पाए। तो यहाँ पे ये जावा का कोड है और इसे रन किया जाता है HTML कोड के अंदर एम्बेड करके, लेकिन ब्राउजर इसे एग्जीक्यूट करता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो जावा के एप्लेट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्डर या एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, और वो लाइफ साइकिल का क्या ऑर्डर है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनिट देख के ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए इनिट, क्योंकि इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन, यानी किसी भी चीज को स्टार्ट करना। तो ऑप्शंस में देखिए इनिट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सबसे पहले ऑप्शन सी आना चाहिए जो कि एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 2। आपको ये देखते ही मार्क कर देना है अगर आपको जरा सा भी आइडिया है इनिट और जावा एप्लेट का। लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए सारे ऑप्शंस एक बार ट्राई करके बताऊंगी कि क्यों बाकी ऑप्शंस गलत हैं। तो सबसे पहले तो आ गया इनिट, जो कि एक ही बार कोई भी एप्लेट कॉल करता है और वो सारे एप्लेट के वेरिएबल्स को, सेटअप को इनिशियलाइज करने के काम आता है। नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो करता है कोई भी एप्लेट, वो है स्टार्ट। अब जब सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो गए तो काम करना शुरू किया जाता है, और यहाँ पे एप्लेट इसको बार बार तब रिविजिट किया जाता है जब एप्लेट को स्टार्ट करना हो। सो बेसिकली इनिट के हमेशा बाद स्टार्ट को कॉल किया जाएगा ताकि एप्लेट की एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट हो सके या बिगिन हो सके। थर्ड ऑप्शन है आपका पेंट ऑप्शन। पेंट ऑप्शन बेसिकली आउटपुट को डिस्प्ले करने के काम आता है। इसका ऑर्डर है इनिट के बाद स्टार्ट और स्टार्ट के बाद पेंट, यानी एप्लेट ने जो प्रोग्राम हमने लिखा है जब अपने कैलकुलेशंस कर ली तभी तो वो आउटपुट देगा, और इसे कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स बुलाया, कॉल किया जा सकता है एप्लेट के थ्रू। जितनी भी बार आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है उतनी बार पेंट के फंक्शन को कॉल करेगा जावा का ये कोड। और लास्ट है स्टॉप। क्यों? क्योंकि जब आपकी फंक्शनिंग कंप्लीट हो गई और अब यूजर उस पेज को लीव करके दूसरे पेज पे जाना चाहता है तो ये एप्लेट इनएक्टिव हो जाता है और वहां पे उस
एप्लेट को करेंटली स्टॉप या पॉज कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं स्टॉप। तो आपका करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर काम करना शुरू करेगा यानी स्टार्ट, फिर आउटपुट डिस्प्ले करेगा पेंट, और फिर स्टॉप हो जाएगा एप्लेट जब यूजर ट्रांजिशन कर रहा है उस वेब पेज से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस करे दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट से यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, जिसका कोड है 087। क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कराए हैं। कैसी लगी ये वीडियो और कौन से क्वेश्चंस या पेपर्स आप पढ़ना चाहते हैं इस सीरीज में, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, माइंड योर एग्जाम।